हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी आंसर की क्वेश्चंस 81 टू 100। होपफुली आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। गाइस, स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इससे इजी एग्जाम नहीं हो सकता। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, लेकिन हाँ, ये पेपर इजी था। और अगर यहाँ पर हम देखें तो कट ऑफ हाई रहने वाली है। अब कट ऑफ कितनी रहेगी ये हम फिर कभी किसी शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम डिस्कस करेंगे 81 टू 100 क्वेश्चंस की आंसर की। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who is included in the committee to recommend the name for the appointment of chairperson and member of state human right commission? देखो, ह्यूमन राइट कमीशन से क्वेश्चन है। अगर आप स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और स्टेट के न्यूज़ को अच्छे से देखते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी है गवर्नर, ऑप्शन सी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर। तो देखिए, गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट तो करता है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? एक कमेटी की रिकमेंडेशन होती है। और इस कमेटी में मेंबर कौन होते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उसके चेयरमैन एंड ऑपोजिशन लीडर। तो यहाँ पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश के स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? गिरीश गौतम। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? गोविंद सिंह। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? रवि मालीमत जी। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी स्पीकर, गवर्नर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इवन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो टिप्स पर अच्छे से आनी चाहिए। स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। देखिए, अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे स्टेट में एमएलए के इलेक्शन होते हैं ना, तो वो भी कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और लोकसभा के इलेक्शन और लोकसभा के साथ राज्यसभा के इलेक्शन, जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं? म्युनिसिपल एंड जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं। तो इनको किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? तो स्टेट का यहाँ पर प्रतिनिधि कौन करते हैं? गवर्नर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगी डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 243। इसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और पूरे एग्जाम में जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, और यहीं पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी। बट चलिए एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर of the election commission of India is paid a salary equal to the salary of judge of the Supreme Court। देखो, जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो पॉलिटी में हम लोगों को एक चार्ट के अकॉर्डिंगली याद करने चाहिए। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, और ऐसे ही हमारे सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को और कौन दिलवाता है। तो ये अगर आप चार्ट की फॉर्म में याद रखोगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। टेन्योर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम किस एज तक इनकी जो जॉब होती है, वो आपको यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में अगर याद है तो डेफिनेटली आप कभी भी गलत नहीं कर आएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया शैल बी अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट एज्यूमिंग ऑफिस till the age of 65 years whichever comes first। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ क्या कहती है? द इलेक्शन कमीशन मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन हिज ऑफिस। तो देखिए, यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख। बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें 6 year का टेन्योर होता है अंटिल एज 65 years। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये रिज़ाइन अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर किसके थ्रू रिज़ाइन देंगे? प्रेसिडेंट के थ्रू। तो यहाँ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 4 members, 5 members, 6 members, 7 members।
देखिए मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट है, अगर वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा 6 मेंबर्स, चेयरपर्सन, मेंबर फर्स्ट, मेंबर सेकंड, मेंबर थर्ड, मेंबर फोर्थ एंड सेक्रेटरी। तो यहाँ 6 मेंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए। और चेयरपर्सन कौन है? राजेश लाल मेहरा। और 3 मेंबर अभी के लिए पॉइंट है, चंद्रशेखर रायकवर, देवेंद्र सिंह मार्खम, कृष्णकांत शर्मा। और सेक्रेटरी कौन है? प्रबल सिपोहा। और 1 मेंबर अभी के लिए पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर 3 ही मेंबर वैसे पॉइंट होते हैं। तो देखिए टोटल मेंबर आपसे पूछा हुआ है, तो आपने यहाँ पर 6 मेंबर लगाकर चलने हैं। और वैसे कई साइट पर अगर हम देखें तो 7 मेंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप जो मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट है वहां पर जाकर देखेंगे तो 6 मेंबर ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शेल वेस्ट इन द। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अभी के लिए कौन है? हमारे CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले गवर्नर भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बेसिकली पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने cag.government.in पर जाना है और जो लीव वाला कॉलम है यहाँ पर 3rd पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड टू रिवोक और curtail लीव ग्रांटेड टू हिम शेल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षसा। अभी के लिए हम डेली डोज का सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ठीक रात को 10 बजे। और जो डेली डोज का 7th सेशन था हिस्ट्री का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया हुआ था। अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके उसी सेशन से पूछा हुआ था। तो मुद्राक्षसा किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंडेड इन द सील्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग अभी के लिए हमने CUET में एक सीरीज स्टार्ट करी थी। वहाँ पर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही कंप्लीट काफ़ी एक्सप्लेन ये मतलब लेक्चर, तो काफ़ी अच्छा लेक्चर था। उसमें मैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने क्लियर करवाए थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमें सील्स मिली हैं उसमें हमें कौन सा ट्री देखने को मिला है? पीपल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर सील्स में हमें क्या कुछ देखने को मिला है? द वर्शिप ऑफ ट्री वाज विड स्प्रेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो पीपल ट्री है उसको एक तरह से पूजा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते थे। और एक सील में हमें देखने को मिला है कि गॉड बिल्कुल बीच में पीपल ट्री के खड़े हैं और जो लोग हैं वो बिल्कुल घुटने को टेक कर उनके आगे नतमस्तक माथा टेक रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आज भी हम अपने टेम्पल्स में जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिक फीचर ऑफ वुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए साउथ की जो हिस्ट्री है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर आपने तमिलनाडु की NCERT पढ़ी होगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होगा। और चोला किंगडम से रिलेटेड हम सेशंस लेकर आएंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोला। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का विलेज ऑटोनॉमी। और यहाँ पर जो लोग थे गाँव के, वो बेसिकली एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे थ्रू कुडुवलाई सिस्टम। कुडुवलाई सिस्टम क्या होता है? लॉटरी सिस्टम। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना कि घर में अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम पर्चियों पे नाम लिख लेते हैं, और किसी की पर्ची आती है तो उसको हम कोई ना कोई टास्क दे देते हैं। होपफुली आपने गेम खेला होगा घर में। तो बिल्कुल वैसा ही उस समय एक पर्सन को अपॉइंट करा जाता था, सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे और एक कुडुवलाई सिस्टम के थ्रू एक पर्सन को 1 साल के लिए अपॉइंट करा जाता था। और ये हमें कहाँ पर पता लगा है? उत्तरामेरुडु इंस्क्रिप्शन। ये एक विलेज है, यहाँ पर 30 यूनिट्स में ये विलेज डिवाइडेड था। तो 30 रिप्रेजेंटेड 1 साल के लिए चुने जाते थे। और कौन से सिस्टम के थ्रू? कुडुवलाई सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच पीरियड डू साइट्स ऑफ अलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स। अब देखिए अलोरा जो केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर आपको हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन से रिलेटेड सभी की सभी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और देखिए यहाँ पर ये किसके द्वारा बनाए गए थे? राष्ट्रकूटास के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चंडेला किंग फेस्ड महमूद गजनवी। देखिए ये स्टेट से रिलेटेड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने वहाँ पर
जरूर पढ़ा होगा। तो चंडेलास ने मध्य प्रदेश वाले रीजन में ही रूल करा है। मेनली इनका जो रूल था वो मध्य प्रदेश के जेजा भुक्ति रीजन में था, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है आज की डेट में मध्य प्रदेश में। और अगर हम एक चीज़ देखें तो जो विद्याधर हैं, विद्याधर चंडेला किंग थे, इन्होंने महमूद गजनवी को फेस किया था। और एक इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता लगा, एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन, विद्याधर ने महमूद ऑफ गजनवी एंड बोझ और काफ़ी अदर रूलर्स को हराने के बाद एक टेम्पल बनाया था, कांधरिया महादेव टेम्पल, और जो कि डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इनका जो टेन्योर है वो 1003 से लेकर 1035 एडी तक, और इनका जो मेनली रीजन था वो चंबल रिवर से लेकर नर्मदा रिवर तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट। देखो वर्चुअल कीबोर्ड को हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम अपना जो पासवर्ड है वो नहीं शेयर कर सकते। मतलब यहाँ पर अगर वर्चुअल कीबोर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो वायरसेस हैं उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल डेट अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंट फ्रॉम अनदर। देखो यहाँ पर अगर हम स्पूफिंग कर रहे हैं, और स्पूफिंग क्या होता है कि अगर हम एक अनऑथेंटिक एड्रेस से मेल भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्पूफिंग कहा जाता है। फिशिंग क्या होता है कि अगर आपको मान लो कि अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी पता है और आपको पता होगा कि उसका जो पासवर्ड है वो उसके नाम के आगे @123, और आप उसके अकॉर्डिंगली अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसको फिशिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फिशिंग ठीक करके हैं वो गलत है, और यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पूफिंग। स्पैमिंग एंड स्नाइपिंग तो नहीं होगा, तो यहाँ फिशिंग और स्पूफिंग में कंफ्यूजन होगी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 93 क्वेश्चन है, इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज नॉट सर्वर। यहाँ पर नॉट सर्वर पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर अगर सर्वर होता तो यहाँ ऑप्शंस कुछ और दिए गए होते, लेकिन नॉट सर्वर है तो यहाँ आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, प्रिंट सर्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अब मैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक सेशंस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप यूट्यूब पर फ्री सेशन देकर अपना कंप्यूटर वाला सेक्शन भी अच्छा कर पाएंगे। तो 94 क्वेश्चन पूछा हुआ है टोपोलॉजी से। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और जब हम स्कूल्स में जाते थे, स्कूल्स में जो कंप्यूटर लैब्स बनी हुई थी, और वहाँ पर हम देखते थे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, मतलब बेसिकली जो नोट्स होते थे, नोट्स कहा जाता है कंप्यूटर को, इस तरह से हम देखते थे कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, और हमें टीचर बताते भी थे कि नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ है, और यहाँ पर कौन सी हम एक टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी को, या फिर स्टार टोपोलॉजी को, या फिर रिंग टोपोलॉजी को। तो ये जो टोपोलॉजीज़ हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजी है, लेकिन ग्रिड टोपोलॉजी यहाँ पर कॉमन नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये टोपोलॉजी तो वैसे बहुत ही ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, और डेफिनेटली आपने सुना होगा बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफ्टन कॉल्ड। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ जाऊँगा ऑप्शन सी के साथ, नॉलेज, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए भी मुझे कहीं हद तक सही लग रहा है। तो यहाँ अगर आप ए या सी दो क्वेश्चन टिक करके आए हैं तो इस क्वेश्चन को हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए यहाँ ऑप्शन सी के साथ मैं अपनी प्रायोरिटी रखूँगा। अगर आप ऑप्शन ए ठीक करके आए हैं तो हम एक बार एमपी की जो भी आंसर की आनी है उसका वेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि ए है या सी है। तो वैसे मैं यहाँ पर सी के साथ जाऊँगा। चलिए उसके बाद 96 क्वेश्चन है, इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर अकर। ये क्वेश्चन तो खैर सभी को आता होगा। 1984 दिसंबर में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कौन सी गैस की वजह से ट्रेजेडी हुई थी तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको गैस भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस की वजह से 3800 लोगों की जान चली गई थी, मिथेल आइसोसाइनेट गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन सैटोली सेल्स आर फाउंड, ओवरी, किडनी, लीवर, टेस्टिस। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्टिस, और ये लोकेटेड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल में, और ये टेस्टिस, तो यहाँ आप का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सेल्स बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड।
तो देखिए जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके रिगार्डिंग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग सर ने इकोनॉमिक्स फॉर ऑल में एक सेशन भी डिस्कस किया हुआ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेड कौन है? कैथरीन एम रसल। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली यूएन जनरल असेंबली। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड? तो HCl कहाँ पर होता है? ये तो हम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और होपफुली आप ये क्वेश्चंस गलत ना करके आए हो। HCl कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में? स्टमक में। देखो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता था। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शंस बहुत सिंपल से, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियास है। अगर यहाँ पर होता पेरेटल सेल तो ये भी आपका ठीक था, या फिर ऑक्सिंटिक सेल, ये भी आपका सही था। ये बेसिकली स्टमक में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके यहाँ पर ये बेसिकली पाए जाते हैं। एपिथेलियल सेल में यहाँ लिख देता हूँ, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता तो ऑफ स्टमक जरूर लिखा होता ऑप्शन में, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस होते तो डेफिनेटली यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते, पेरिटियल सेल एंड ऑक्सिडिन सेल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्टमक है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर होता है, तो ये लोकेट करता है एक ग्लैंड में, और ये पर्टिकुलर इसकी एक लोकेशन है, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है? फंडस। तो स्टमक में एक ग्लैंड में ये मौजूद होता है, और उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है स्टमक में, उसको क्या कहा जाता है? फंडस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल वे में पूछा हुआ था, और सिंपल वे में इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन सी। होपफुली ये क्वेश्चन तो आप गलत करके नहीं आए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय? अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मोटिवेशन ही देते हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी डिसीज़। तो होपफुली आप सभी का ये पेपर अच्छा गया हो। अगर आपका पेपर ये अच्छा नहीं गया तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, बस लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और एक सही अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम को और अपने टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीव कर पाओ। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर ही हम सेशन ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।